आप जो मोबाइल या पीसी यूज कर रहे हैं इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? ऐसी कौन सी मेजर चीज है जिसकी वजह से आपका मोबाइल या लैपटॉप चल रहा है? मोबाइल में डेटा ना हो तो लोग गेम खेलने लग जाते हैं। काफी सुना सुना लग रहा होगा ये, लेकिन अगर बैटरी ही ना हो तो क्या होगा? वो भी लिथियम आयन बैटरी। और यह लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करने वाला देश है चाइना। चीन लिथियम बैटरी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्या आने वाले समय में अमेरिका से लेकर के भारत जैसे तमाम देशों का भविष्य चाइना के हाथों में है? बीते एक साल में लिथियम जिससे यह बैटरी बनती हैं उसकी कीमतें 4 गुना बढ़ी हैं, जिसका कारण यह है कि लकड़ी से भी हल्की इस धातु के बिना ना तो आप मोबाइल चला सकते हैं, ना लैपटॉप चला सकते हैं, और ना ही इलेक्ट्रिक बाइक, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कारें भी नहीं बनाई जा सकती। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटरी के बारे में। बैटरी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, बैटरी कितने टाइप की होती हैं और किन किन चीज़ों से बनती हैं, और लिथियम बैटरीज क्या होती हैं, और चाइना इस लिथियम बैटरीज का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कैसे बना, जिस पर आज सारे देश निर्भर हैं। दुनिया भर के बहुत सारे देश पेट्रोल डीजल को छोड़ करके ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब साफ है कि आने वाले समय में लिथियम बैटरीज की लूट मचने वाली है, और भारत भी उनमें से एक है। भारत अपनी ऊर्जा के लिए काफी हद तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, और सरकार की योजना आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को अपनाने की है। भारत और चीन बड़े बिजनेस पार्टनर तो हैं, पर दोनों के बीच में तनाव भी है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम मैन्युफैक्चरर चाइना भारत की लिथियम जरूरतों पर असर भी डाल सकता है। और दूसरी चिंता की बात यह भी है कि दुनिया भर में लिथियम के भंडार भी सीमित हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैटरी क्या है, कितने टाइप की होती है। तो बैटरी की मोटी मोटी एक डिफिनीशन यही है कि बैटरी एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर कर लेती है, जिसे हम बाद में पुनः से यूज कर पाते हैं। और बैटरी मेनली 2 टाइप की होती हैं, पहले रिचार्जेबल और दूसरी नॉन रिचार्जेबल। रिचार्जेबल बैटरी आपकी मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी हो जाती है, और एक इन्वर्टर के साथ लगती है, वो भी रिचार्जेबल बैटरी है। और नॉन रिचार्जेबल बैटरी वह होती हैं जिन्हें हम पुनः से रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, इन्हें यूज एंड थ्रो भी कहते हैं। जैसे कि आपकी रिमोट की बैटरी होगी, वॉच की बैटरी होगी, तो ये बैटरी नॉन रिचार्जेबल होती हैं। बैटरी डायरेक्ट करंट डीसी सप्लाई करती है, और एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। और एक बेसिक लिथियम बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल कुछ सिंपल सा इस तरह होता है कि जब हम एक बैटरी को यूज करते हैं तो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है, जिससे बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब हम यूज करेंगे बैटरी को तो बैटरी खत्म ही होगी, तो इस क्रिया को डिस्चार्ज क्रिया भी कहते हैं। चार्जिंग प्रक्रिया में ठीक इसके अपोजिट रिएक्शन होती है, रिवर्स रिएक्शन होती है। करंट जो है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर बहता है और बैटरी चार्ज हो जाती है। दुनिया की पहली बैटरी कुछ ऐसी दिखती थी, जिसे वोल्टाइक पाइल नाम से जाना जाता है। इसे 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने बनाया था। इसमें कॉपर और जिंक डिस्क का यूज किया गया था। यह कॉपर और जिंक की डिस्क एक कार्डबोर्ड से जुड़ी रहती थी, और इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब विद्युत धारा प्रवाह के लिए इसमें नमक में भीगे कपड़े या गत्ते का यूज किया गया था, जिससे कुछ इस प्रकार की बैटरी बनकर तैयार होती है। आज भले ही यह देखने में थोड़ा अजीबोगरीब लग रही हो, लेकिन उस समय बैटरियों की यही नूरा फतेही थी। तो इस बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने क्यों और कैसे किया, क्या आइडिया आया उनके दिमाग में कि उन्होंने यह बैटरी बना करके तैयार कर दी? तो इसके पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एलेसेंड्रो वोल्टा और गलवानी, यह दोनों वैज्ञानिक इटालियन वैज्ञानिक थे। एलेसेंड्रो वोल्टा भौतिक और रासायनिक फील्ड में अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया करते थे, तो वहीं गलवानी एक फिजिसिस्ट के साथ साथ भौतिक और बायोलॉजिकल फील्ड में अपने जो है एक्सपेरिमेंट किया करते थे। गलवानी ने ही प्रूव किया था कि ह्यूमन और एनिमल बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है। जिस तरह से एक मछली करंट उत्पन्न करती है, तो वह भी इसी एनिमल इलेक्ट्रिसिटी पर अपने एक्सपेरिमेंट करने लग गए। और उनके गलवानी के ज्यादातर एक्सपेरिमेंट फ्रॉग पर हुआ करते थे। गलवानी मेढकों को डाइजेस्ट करके उसके सर को अलग कर देते थे, और पैर की सिनेटिव नर्व में कॉपर वायर लगा देते थे, और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग मशीन के जरिए करंट फ्लो करते थे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग मशीन कुछ इस तरह की होती थी जिसको स्पिन करके करंट फ्लो करा जाता था। हालांकि आज के टाइम में बटन दबाओ और काम हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, स्पिन करके करंट को फ्लो किया जाता था। हालांकि जब यह सारे यह एक्सपेरिमेंट यह कर रहे थे, तो उनका जो असिस्टेंट था वो यह सब देख रहा था। तो उसने कहा था कि यह अपनी बीमार पत्नी के लिए मेढक का सूप बना रहे हैं, लेकिन हालांकि यह एक मिथ है, यह सच्चाई नहीं है। फिर बाद में गलवानी ने ही अपने एक एनाटॉमी लेक्चर में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि एग्जैक्टली इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। उन्होंने बताया, जब मेढक के पैर में कॉपर वायर लगाते हैं और करंट फ्लो करी जाती है, तो मेढक का पैर हलचल करने लग जाता है। मेढक का पैर ऐसे करके फैलने लग जाता है,
और इसके साथ गलवानी ने यह भी बताया था कि इसी एनर्जी के जरिए ह्यूमन और एनिमल बॉडी काम करती है। इसी एनर्जी के जरिए, इसी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, यहाँ तक कि हमारी सारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है। अगर आप बायोफील्ड से होंगे तो काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, और शायद कॉलेजों में यह एक्सपेरिमेंट आपने किया भी हो, गलवानी एनिमल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट या फ्रॉग लेग एक्सपेरिमेंट, शायद कुछ इन्हीं नामों से जानते हैं इसे। और गलवानी के फ्रॉग पर किए गए एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट यह था कि वह बिना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग मशीन के जरिए मेढकों को आकाशीय बिजली में ट्रायल करना चाह रहे थे कि आकाशीय बिजली का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए वह मेढकों को एक हुक में लेकर के अपने ग्राउंड की लोहे की रेलिंग में टांग देते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि मेढक के पैरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे थे वैसे ही हैं। पर जैसे ही वह किसी दूसरी धातु से मेढक के पैर को टच करते हैं तो मेढक के पैर फिर से हरकत करने लग जाते हैं। अच्छा, ये बात अलेक्जेंड्रो वोल्टा को हजम नहीं हो रही थी। वह नहीं मान रहे थे कि मेढक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहा है। उनका मानना था कि यह हरकत जो हो रही है या दो विशेष प्रकार की धातुओं को टच करने से हो रही है। तो गलवानी के इसी एक्सपेरिमेंट से मदद लेकर के अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने वोल्टाइक पाइल नाम की यह बैटरी बना करके तैयार करी थी। इसके बाद बैटरीज की दुनिया में क्रांति आ गई। 1820 में डैनियल सेल बना, 1838 में फास्फोरस सेल बना, और 1859 तक जो है लेड एसिड बैटरियां चलन में आ गई थी। इसके बाद बैटरी के इतिहास में अहम मोड़ 1980 में आया, जब लैपटॉप और मोबाइल के लिए लिथियम बैटरियां बनने लग गईं। बाकी बैटरियों के मुकाबले इनका वजन भी काफी कम था और अधिक चार्ज स्टोर कर लेती थी, इसलिए इनका यूज बाइक और कार में भी होने लग गया। पूरा खेल लिथियम का है। लिथियम आयन बैटरी में आयन लिथियम के होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट करते रहते हैं। यह लिथियम आयन बेहद नन्हे होते हैं जिससे कैथोड को कम प्रभावित कर पाते हैं, और आपको पता ही है कि विपरीत चार्जेस वाले एलिमेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो है लिथियम आयन कैथोड को कम प्रभावित करते हैं क्योंकि यह छोटे हैं, जिससे बैटरी की लाइफ जो है बढ़ जाती है। लेकिन अगर यहीं पर बैटरी में सोडियम या कैल्शियम का यूज हो तो आयन का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे यह आयन्स जो है कैथोड को ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ जो है कम हो जाती है। मतलब आयन का आकार बड़ा होगा तो बैटरी की लाइफ छोटी हो जाएगी। यानी भविष्य में ग्रीन एनर्जी लाना है तो लिथियम बहुत महत्वपूर्ण है, पर सवाल यहाँ पर यह है कि यह पर्याप्त मात्रा में है भी या नहीं। 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मौजूद लिथियम के भंडार अगले 3 सालों में खत्म हो सकते हैं। इसका खनन तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में हमें नए विकल्पों पर सोचना होगा। वैसे दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में है। इसके अलावा अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में भी इसका खनन होता है। तो अब बात आती है कि इसको निकालते कैसे हैं। चिली में काफी पुरानी झीलें हैं जो अब सूख चुकी हैं, और इनका खारा पानी नमक की चादर में तब्दील हो चुका है, इसलिए इनको साल्ट फ्लैट भी कहते हैं। नमक के कारण सफेद दिखने वाली इस जमीन पर लिथियम के बड़े भंडार हैं। नमक के परत के कई मीटर नीचे जमीन पर खारा पानी उपस्थित है, जिसमें बड़ी मात्रा में लिथियम के कण मौजूद हैं। ड्रिलिंग के जरिए यह खारा पानी निकालकर बाहर बड़े बड़े तालाबों में फैला दिया जाता है, जिससे पानी सूख जाता है और लिथियम कॉन्सेंट्रेट प्राप्त हो जाता है, जिसको बाद में रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। चिली में मौजूद लिथियम के बड़े बड़े मैदान कंपनियों को बड़ा आकर्षित करते हैं, जैसे गार्डन को देख करके भंवरे आ जाते हैं। लेकिन इसके खनन की अलग समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है। सालों से रह रहे यहाँ पर आदिवासी समुदाय इन्हीं सीमित जल स्रोतों पर निर्भर है। लिथियम का इतना ज्यादा खनन हुआ है कि वहां का वाटर लेवल और नीचे चला गया है, और वहां के लोग जब भी खनन होता है तो इसके लिए प्रोटेस्ट भी करने लग जाते हैं। तो एक तरफ जहां सभी देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने का अपना लक्ष्य पूरा करना है, अपने ट्रांसपोर्ट में बदलाव करना है, तो दूसरी तरफ उसी ट्रांसपोर्ट के लिए जिसे चलना है लिथियम के खनन की अलग समस्याएं हैं। खैर, हम चीन की बात करते हैं जो लिथियम बाजार का बिग बुल बना बैठा है। चीन ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लक्ष्य रखा है। दुनिया भर में यूज होने वाली 10 लिथियम बैटरीज में से 4 का यूज चाइना में होता है, और दुनिया भर में जितनी भी लिथियम बैटरीज बनती हैं उनका 77% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि चाइना लिथियम बैटरी का इतना बड़ा बिग बुल कैसे बन गया। तो यह कोई 2-4 दिन की कहानी नहीं है। चीन ने 2001 से ही लॉन्ग टर्म योजना बना ली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उसने सस्टेनेबल एनर्जी को अपनी अहम प्राथमिकता दी थी। 2002 से ही इलेक्ट्रिक कार बनाने की योजना में उसने निवेश शुरू कर दिया था।
चीन ने बैटरी की फैक्ट्रियां लगाई और कच्चे माल की कमी ना हो, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया में लिथियम के खनन में भी निवेश किया। पूरे पूरे मैदान खरीद लिए। 2021 में 26वां जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 40 से ज्यादा देशों ने कहा था कि हम 2040 तक पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री करना बंद कर देंगे। लेकिन चीन ने जो अपने पैर फैला रखे हैं, जो इंतजाम बना रखा है, उससे बाकी के देशों को लिथियम की सप्लाई प्रभावित हो रही है। एक दूसरा कारण यह भी है कि विश्व बाजार में चीन में बनी बैटरियां ज्यादा पसंद करी जा रही हैं। आज से 8-10 साल पीछे जाओ, हम कहा करते थे मेड इन जापान अच्छा है, ये तो मेड इन चाइना बैटरी है। 2015 और 16 के बाद से चीन में बनी बैटरियों की क्वालिटी काफी अच्छी है और यह दक्षिण कोरिया और जापान में बनी बैटरियों को टक्कर दे सकती हैं। यही कारण है कि टेस्ला और एप्पल जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों ने भी अपनी फैक्ट्रियां चाइना में लगाई हैं। चाइना के मामले में हम कह सकते हैं कि वह मैन्युफैक्चरर भी है और कंज्यूमर भी, लेकिन अमेरिका के मामले में यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका इलेक्ट्रिक कारें तो बनाता है, लेकिन उसके लिए बैटरियां चीन से मंगवाता है। तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दूसरे देशों के पास भी इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। अभी की बात करें तो कच्चे माल मतलब लिथियम के लिए संघर्ष उतना तेज नहीं है, लेकिन 2030 आते आते तमाम देशों में बैटरीज की फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, तो हमारे देश भारत को भी अभी से ही कच्चे माल की व्यवस्था करनी होगी। 2012 में दुनिया भर में 1,30,000 इलेक्ट्रिक कारें बेची गई थी। 2020 में यह आंकड़ा बढ़ करके 30 लाख हो गया और 2021 में 66 लाख पहुंच गया था। एक्सपर्ट का मानना है कि 2035 तक दुनिया भर में सड़कों पर चलने वाली आधी से ज्यादा गाड़ी इलेक्ट्रिक कारें होंगी। कुछ लोगों के दिमाग में यह भी सवाल आया होगा कि लिथियम ही क्यों, दूसरे भी मटेरियल से तो बैटरी बनाई जा सकती है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उतने तरह के तरीके हैं, दूसरे भी मटेरियल से बैटरी बनाई जा सकती है, लेकिन सब में कोई ना कोई खामी है। कोई चार्ज कम स्टोर करके रख पाता है, कोई ज्यादा महंगा पड़ जाता है। यही कारण है कि लिथियम यूज करने की अपनी एक वजह है। तो आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।